वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम डीएनए की पैकेजिंग, आरएनए वर्ल्ड और आरएनए वर्सेस डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। डीएनए की जो पैकेजिंग है, अब जो किसी भी जीव में इंक्लूडिंग मनुष्य में जो डीएनए होता है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जहां वो व्यवस्थित होता है न्यूक्लियस में या न्यूक्लियोइड में, प्रोकैरियोट्स में, वहां पर उसकी लंबाई बहुत छोटी कर दी जाती है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है या जो न्यूक्लियोइड है उनका जो डायमेंशन होता है वो बहुत कम होता है और उसकी जो डीएनए की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। तो चूंकि डीएनए की लंबाई बहुत ज़्यादा है और जहां वो व्यवस्थित रहता है उसका जो व्यास है वो बहुत कम होता है, इसीलिए इसमें बहुत लेवल पर डीएनए को कंडेंस किया जाता है, उसको पैक करके उसके अंदर रखा जाता है। तो इसमें हमें डीएनए की पैकेजिंग के बारे में पढ़ना है, लेकिन हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि मनुष्य में जो डीएनए की लंबाई वो कितनी होगी। मनुष्य में जो एक सेल है उनमें बेस पेयर्स के बीच की जो दूरी होती है डीएनए के बीच में, वो 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 nm या 0.34 × 10⁻⁹ मीटर यानी कि नैनोमीटर होती है। और मनुष्य में डीएनए में बेस पेयर्स की जो संख्या होती है वो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स होती है। तो अगर हमें इसकी लंबाई निकालनी है तो बेस पेयर्स के बीच की दूरी को हम बेस पेयर्स की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 2.2 मीटर आता है। लेकिन ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक बहुत छोटे एरिया न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर, जिसका डायमेंशन 10⁻⁶ मीटर होता है, उसमें व्यवस्थित रहता है। तो उसमें व्यवस्थित रहने के लिए उसमें विशेष अरेंजमेंट होते हैं, व्यवस्था होती है। प्रोकैरियोट्स में सिंपल व्यवस्था होती है और वहां पर निगेटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक डीएनए पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक प्रोटीन्स के साथ जुड़कर एक छोटे से एरिया में व्यवस्थित रहता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में जो पैकेजिंग होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनमें डीएनए भी ज्यादा होता है। न्यूक्लियोसोम मॉडल के आधार पर हम यूकैरियोट्स में पैकेजिंग को समझ सकते हैं। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है और वहां पर न्यूक्लियोसोम मॉडल के हिसाब से इसको हम समझ सकते हैं कि यूकैरियोट्स में जो क्रोमैटिन है, जो आगे जाकर क्रोमोसोम्स होते हैं, वो अनेक रिपीटिंग यूनिट यानी कि जो बार बार आ रही होती है उन यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। और न्यूक्लियोसोम टर्म को ओडिट ने 1975 में कॉइन किया था, प्रस्तुत किया था। सबसे पहले कि जो ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है, ये एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है, थालीनुमा संरचना होती है, और इसका जो व्यास है वो 110 एंगस्ट्रॉम और हाइट जो होती है वो 60 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो इसका केंद्रीय भाग होता है उसे हम कोर बोलते हैं, जो वास्तव में ऑक्टोमर होता है। ये क्या है? कोर है, जो वास्तव में ऑक्टोमर होता है। ऑक्टा माने क्या होता है? 8 होते हैं, क्योंकि इसमें 4 इस प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 और H4 के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम ऑक्टोमर बोलते हैं। 2 इसके होंगे, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, तो टोटल मिलाकर 8 मॉलिक्यूल मिलकर इसका सेंट्रल पार्ट बनाते हैं, जिसे हम कोर बोलते हैं। और कोर के चारों तरफ लगभग 150 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए 1/3/4 टर्न में कोर पर लिपटा हुआ होता है। जैसे स्पूल के चारों तरफ धागा यानी कि जो होती है स्पूल होती है, उसके चारों तरफ धागा जैसे लिपटा होता है, उसी प्रकार से डीएनए लिपटा होता है। उसके टर्न कितने होते हैं? 1/3/4, यानी कि 1/3/4 का मतलब क्या है? एक कंप्लीट टर्न, माना यहां से स्टार्ट हुआ डीएनए, यहां तक एक टर्न हो गया, फिर यहां से यहां तक आधा हो गया, और फिर यहां से यहां तक 3/4 हो गया। यहां तक पूरा आया तो 2 जाते हैं यहां तक। तो ये 1/3/4 टर्न्स में लगभग 150 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए इसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। और 5वां हिस्टोन H1 इसको सील करता है, यानी कि जो आने वाला डीएनए है, जो इसके अंदर एंटर कर रहा है डीएनए ये वाला, और जो बाहर निकलेगा डीएनए
इसको सील करता है जिससे ये इसमें से उतरकर बाहर ना आ पाए। तो फिफ्थ स्टोन है ये H1, इसको सील करता है। और न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए जो डीएनए होता है, ये जो बीच में डीएनए है दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो उसको जोड़ रहा है, हम उसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। अब इसके साथ मैं ये बताऊं जो हिस्टोन प्रोटीन है ये H2A, H2B, H3, ये बेसिक प्रोटीन टाइप की होती है, यानी क्योंकि ये बेसिक अमीनो एसिड जैसे लाइसिन और आर्जिनिन से रिच होती है। अभी हमने पढ़ा है जब न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो नाम से चल रहा है वो एसिड होते हैं, और जो फास्फोरिक अम्ल है उसकी सहायता से वो एसिड होते हैं, और इसके साथ यहाँ बेसिक जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज लगते हैं पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी आता है प्रोटीन पर वो उसके अमीनो एसिड रेसिड्यू के कारण आता है। अगर वो बेसिक होगी तो वो पॉजिटिव चार्ज लिए होती है नॉर्मली। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के साथ इसलिए रिपेल नहीं करते, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो न्यूक्लियोसोम है इसके अंदर जो लिंकर डीएनए है ये वाला जो दो न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ रहा है, अगर वो एक न्यूक्लियोसोम प्लस एक लिंकर डीएनए है उसको हम पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमैटोसोम बोलते हैं। अब जब न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसको 10 nm फाइबर बनाता है, और 6 सोलेनॉइड्स, 6 न्यूक्लियोसोम एक साथ मिलकर 6 एक सोलेनॉइड बनाते हैं। और जो सोलेनॉइड्स होते हैं वो उसको 30 nm फाइबर थिकनेस देता है, और फर्दर स्कैफोल्ड रीजन से अटैच होने के बाद वो उसको 200 nm फाइबर की थिकनेस देता है, यानी कि 2 nm 200 नैनोमीटर वाले फाइबर्स बनाता है। तो इसके आगे की सुपर कॉइलिंग से पहले 700 nm फाइबर्स बनते हैं, और फिर और कंडेंस्ड होकर ये 1400 nm फाइबर बनाता है जो मेटाफेज क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं। मेटाफेज क्रोमोसोम सबसे अच्छी अवस्था है क्रोमोसोम्स को देखने के लिए, क्योंकि उस समय क्रोमोसोम मोस्ट कंडेंस्ड होते हैं, जितने वो कंडेंस्ड हो सकते थे हो जाते हैं। वो आकार में छोटे होते हैं लेकिन चौड़ाई में ज्यादा होते हैं, जिससे आसानी से वो दिख जाते हैं। हायर लेवल की पैकेजिंग के लिए कुछ विशेष प्रोटीन की आवश्यकता और होती है इन हिस्टोन्स के अलावा, जिन्हें हम बोलते हैं NHC प्रोटीन, यानी कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो इस प्रकार से इस छोटे से डीएनए में ये जो डीएनए छोटे से न्यूक्लियस के अंदर ये जो इतना बड़ा डीएनए वो कंडेंस होकर पड़ा रहता है क्रोमैटिन के रूप में, क्रोमोसोम्स के रूप में। तो मनुष्य में जो या किसी भी यूकैरियोट्स में जो पैकेजिंग होती है वो हम न्यूक्लियोसोम मॉडल के आधार पर समझ सकते हैं। यूकैरियोट्स में जो क्रोमैटिन फाइबर्स है या क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिपीटिंग यूनिट से मिलकर होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम टर्म ओडिट ने 1975 में कॉइन किया था। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है जिसका व्यास 110 एंगस्ट्रॉम और हाइट जो होती है ऊंचाई 60 एंगस्ट्रॉम होती है। सेंट्रल भाग कोर कहलाता है जो ऑक्टोबर होता है, उसमें H2A, H2B, H3 और H4 के हिस्टोन प्रोटीन के दो दो मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं ऑक्टोबर। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो बेसिक प्रोटीन होती है, क्योंकि ये बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन से रिच होती है। और जो इसके चारों तरफ 150 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए, एक सही 3/4 यानी कि एक कंप्लीट चैन और एक 3/4 टर्न कंप्लीट नहीं होता, दूसरा पूरा, तो इतने टर्न में उसके चारों तरफ से लिपटा हुआ होता है। और फिफ्थ हिस्टोन इसको सील करता है। दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए होता है उसको लिंकर डीएनए बोलते हैं, और न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए को बोलते हैं क्रोमैटोसोम। न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजेशन पहले 10 nm फाइबर देता है, 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर सोलेनॉइड वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो उसके बाद 30 nm फाइबर थिकनेस देता है। फिर 200 आगे की कॉइलिंग 200 nm फाइबर, आगे सुपर कॉइलिंग में से 700 nm फाइबर, फिर लास्ट में मेटाफेज क्रोमोसोम वाली 1400 nm फाइबर्स की थिकनेस बनती है। हाई लेवल की पैकेजिंग के लिए NHC प्रोटीन यानी कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की आवश्यकता भी होती है। आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आरएनए संसार के बारे में पढ़ेंगे। आजकल डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। केवल कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। और प्रोटीन्स सभी अन्य क्रियाओं के लिए यूज होती है। जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं मोस्टली, और प्रोटीन्स के लिए एंजाइम विभिन्न प्रोसेसेस को, प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, हमारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं।
लेकिन सबसे पहले खुराना ने जब 1970 में पहली बार लिविंग सेल के बाहर 77 न्यूक्लियोटाइड्स वाले आरएनए का संश्लेषण किया, तो उससे ये सिद्ध हुआ कि पहले जमाने में जब प्रीमोर्डियल अर्थ, जब लाइफ बनी होगी पहली बार, जब अर्थ बनी होगी, वहां पर जब लिविंग सिस्टम पहली बार विकसित हुए होंगे, वहां पर प्रीमोर्डियल यानी कि प्रथम जेनेटिक मटेरियल आरएनए रहा होगा, ना कि डीएनए रहा होगा। और जॉन थॉमस कैच और अल्टमान ने ये बताया कि कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, अर्थात वो कैटालिटिक पावर युक्त होते हैं, उनके अंदर कैटालाइटिक पावर होती है, और ऐसे एंजाइम को राइबोजाइम कहते हैं। राइबो मतलब आरएनए के एंजाइम का जाइम मिलाकर बनाते हैं, राइबोजाइम। तो राइबोजाइम प्रीमोर्डियल आरएनए को रेप्लिकेट करता होगी। अब चूंकि आरएनए ऐसे की खोज हो चुकी है कि जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि जब प्रीमोर्डियल अर्थ बनी होगी, जब पहली बार अर्थ बनी होगी, वहां पर जब लिविंग सिस्टम डेवलप हुए होंगे, तो वहां पर आरएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता होगा इन एंजाइम्स की सहायता से। 4 बिलियन वर्ष पूर्व जब अर्थ बनी होगी, तो आरएनए बढ़ रहा होगा, जहां पर आरएनए डीएनए और प्रोटीन की सहायता के बिना जीवन की सभी प्रक्रियाओं को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन बाद में आरएनए से मॉडिफिकेशन हुआ, आरएनए में मॉडिफिकेशन हुआ, और आरएनए के रूपांतरण से डीएनए का निर्माण हुआ होगा, क्योंकि डीएनए में जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, और आरएनए में राइबोज होती है, और राइबोज में एक ऑक्सीजन निकलने के बाद डीऑक्सीराइबोज शुगर का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से इवोल्यूशन के दौरान आरएनए ने डीएनए का निर्माण किया होगा, और डीएनए को सूचना पहुंचाने का, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए काम दे दिया गया होगा, और प्रोटीन से एंजाइम का काम करा लिया गया, और बाद में आरएनए केवल प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करने के लिए यूज होने लगा। तो इसीलिए चूंकि आरएनए पहली बार आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करने के लिए बना होगा, इसीलिए उस जमाने के जो इवोल्यूशन है, यानी उसका जो बनना है, अर्थ का बनना है, इसके लिए आजकल उस वर्ड को, यानी कि उसके लिए इवोल्यूशन को आजकल आरएनए वर्ड के नाम से जाना जाता है। अब हम आरएनए वर्सेस डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी, यानी कि स्थायित्व। क्योंकि अगर जेनेटिक मटेरियल जो सूचनाओं को माता पिता से संतानों में लेकर जाता है, जीवों में लक्षणों को कंट्रोल करता है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं होगी और वो चेंज जाएगा जीवन की किसी अवस्थाओं में, तो वो लक्षणों को भी परिवर्तित करेगा, लक्षणों को चेंज, कंट्रोल को भी प्रभावित करेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है जेनेटिक मटेरियल की, वो स्टेबिलिटी होती है। जो आरएनए की स्ट्रक्चर है, आरएनए में जो स्ट्रक्चर में एक OH ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द डीएनए, क्योंकि जब हमने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो उसमें शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज, उसका निर्माण राइबोज शुगर जो आरएनए में प्रेजेंट होती है उसमें से एक ऑक्सीजन निकलने से होता है, अर्थात उसमें एक OH ग्रुप कम हो जाता है। इसके कम हो जाने से जो आरएनए है वो डीएनए कम स्टेबल होता है, क्योंकि जितने ज्यादा OH ग्रुप होगा उतने ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होता है और जल्दी वो डिग्रेड हो सकता है। जबकि डीएनए में एक OH कम होता है, जिसके कारण वो लेस रिएक्टिव होता है। तो डीएनए कम रिएक्टिव होता है जबकि आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होता है। आरएनए के ज्यादा रिएक्टिव होने से वे वायरसेस जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जिनका लाइफ स्पान कम होता है, वो ज्यादा तेजी से म्यूटेट होते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन डीएनए में एक और अंतर होता है कि डीएनए में थाइमिन बेस होता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल बेस होता है। यूरेसिल बेस होने से वो और ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, जबकि थाइमिन बेस होने से डीएनए कम रिएक्टिव होता है, मोर स्टेबल होता है। इसीलिए डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव होता है, जबकि आरएनए उल्टा होता है, मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल होता है। इसके कारण जो आरएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रेफर किया गया, क्योंकि डीएनए डिपेंड है, डीएनए बनाएगा आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और वो कंट्रोल करेगा। तो आरएनए डायरेक्ट कंट्रोल करता है, जबकि आरएनए के ऊपर डिपेंड है डीएनए। डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। इसीलिए डीएनए प्रीफर किया गया है जेनेटिक मटेरियल के लिए
क्योंकि ये स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है, और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रिफर किया गया है क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होता है। अब इसीलिए जो जेनेटिक मटेरियल था शुरू में आरएनए बना, वो आरएनए से उस प्रोटीन डीएनए बना और डीएनए को जेनेटिक मटेरियल का काम दे दिया गया और आरएनए ने अपने पास प्रोटीन सिंथेसिस का काम रख लिया। अब हम डीएनए और आरएनए के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। डीएनए नॉर्मली द्विकुंडलित होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है कुछ वायरसेस को छोड़कर। इसी प्रकार से आरएनए सामान्यतः एक कुंडलित होता है कुछ वायरसेस को छोड़कर। ये डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है, जबकि आरएनए केवल कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ। इसमें जो शर्करा होती है, शुगर होती है, वो डीऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए में राइबोज शुगर होती है। इसमें थाइमिन बेस उपस्थित होता है डीएनए में, जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल बेस होता है। यह केमिकली कम रिएक्टिव होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है, यह स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है, अभी हमने पढ़ा, एक OH कम होता है इसमें, और ये लेस स्टेबल होता है। यह केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया और हरितक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ये कोशिका द्रव्य में राइबोसोम और क्रोमोसोम में पाया जाता है। इसमें स्वतः गुणन की क्षमता होती है, इसका निर्माण डीएनए से होता है और इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन के संश्लेषण को कंट्रोल करना होता है और इसका प्रमुख कार्य जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करना होता है, यानी कि आनुवंशिक सूचनाओं को माता पिता से संतानों में ले जाने का काम करता है। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए डुप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें डीएनए की एक कॉपी से दो डीएनए की एग्जैक्ट कॉपीज का निर्माण होता है, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ टू एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम वन कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। यानी कि डीएनए की एक कॉपी से दो एग्जैक्ट कॉपीज के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए द्विगुणन, यानी कि दो बनने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो एस फेज में होता है, इंटरफेज की एस फेज में। इंटरफेज में तीन फेज होती हैं, G1, S और G2। तो G1 के बाद S फेज आती है, उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि डीएनए के रेप्लिकेशन होने से ही जब गैमीट्स बनते हैं या सेल माइटोसिस से डिवाइड होती है या मियोसिस हो रही होती है गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान या किसी भी समय, तो जब डीएनए डुप्लीकेट होता है और डुप्लीकेट होकर मियोसिस में वो चार अलग अलग सेल्स में हाफ हाफ बढ़ता है, जबकि माइटोसिस में डबल होने के बाद वो जितना एक सेल में नॉर्मल डीएनए होता है उतना उतना डीएनए दो अलग अलग सेल्स में ट्रांसफर होता है। यानी कि एक से जब दो सेल्स बनती हैं या एक से जब चार सेल्स बनती हैं तो उनमें डीएनए की इक्वल अमाउंट में या चार सेल्स में मियोसिस में हाफ अमाउंट में डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए डीएनए रेप्लिकेट होता है। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव यानी कि अर्ध संरक्षी और सेमी डिसकंटिन्यूअस यानी कि अर्ध सतत होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन में ये दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के, तो ये माना ए है और ये माना बी स्ट्रैंड है, तो सेमी कंजर्वेटिव में के अनुसार ए और बी अलग अलग हो जाएंगे और बी के सामने ए और ए के सामने बी का फॉर्मेशन होगा, यानी कि दो स्ट्रैंड्स बनेंगे जिसमें से एक तो पेरेंटल होगा यानी कि जनक वाला होगा, माता पिता वाला होगा, ये भी पेरेंटल, और दो न्यू होंगे। तो इसे हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव यानी कि अर्ध संरक्षी। और सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब एप्लीकेशन में क्या होगा कि जब दो स्ट्रैंड्स होंगे रेप्लिकेट के लिए तो एक स्ट्रैंड्स पर डीएनए का संश्लेषण कंटिन्यूअस होगा और एक पर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होगा, इसे बोलते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस। यहां पर तो कंटिन्यूएशन में हो रहा है, यहां पर डिसकंटिन्यूएशन में होता है। अब कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसको सिद्ध करने के लिए मिचेल्सन एंड स्टाहल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ई कोलाई को 14 जनरेशन तक NH4Cl मीडियम यानी कि N15 जिसमें रेडियो एक्टिव हैवी N15 था उस मीडियम में ग्रो कराया, जिससे उसका डीएनए हैवी हो गया, N15 वाला हो गया।
सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में हैवी डीएनए को सामान्य डीएनए से पृथक किया सकता है। अगर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से यानी कि अर्ध संरक्षी विधि से डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो अब हमने ये डीएनए लिया ई कोलाई का, उन्होंने 14 जनरेशन्स तक इसको जब करा तो ये दोनों ही N15 वाले हो गए यानी कि हैवी हो गए। फिर ट्रांसफर टू नॉर्मल मीडियम, उन्होंने फिर इसको नॉर्मल मीडियम में स्थानांतरित किया। और अगर अब ये सेमी कंजर्वेटिव मोड से ये रेप्लिकेट करता है तो इसमें क्या होना चाहिए कि दोनों अलग अलग होने चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर ये N15 वाला हो गया, ये भी N15 वाला हो गया, और जो अब नया बनेगा वो नॉर्मल वाला बनेगा क्योंकि अब वो नॉर्मल मीडियम में है तो ये N14 वाला होगा, ये N14 वाला होगा। और इसको बोलते हैं हम हाइब्रिड यानी कि संकर। हाइब्रिड क्यों बोला इसमें कि इसमें आधा नया है और आधा पुराना है। अब अगर ये सेमी कंजर्वेटिव मोड से F2 जनरेशन में रेप्लिकेशन करेगा तो क्या होगा, ये दोनों पहले अलग अलग होने चाहिए। इसका भी ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। ब्लू का मतलब है N14, ये N14 है, ये N15 है, ये N15 है। तो अगर ये सेमी कंजर्वेटिव मोड से रेप्लिकेशन करते हैं तो ये पहले अलग अलग होंगे और इसके सामने फिर वापस नॉर्मल बनेगा, इसके सामने भी नॉर्मल बनेंगे सबके। तो इससे क्या होगा कि ये तो हो गया ऑल नॉर्मल यानी कि न्यू, और ये दोनों हो गए हाइब्रिड। तो इसका मतलब 50% हाइब्रिड और 50% नॉर्मल आने चाहिए। तो जब उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड को सिद्ध करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को करा तो उन्होंने देखा कि जब F1 जनरेशन जो आई इसके बाद, सबसे पहले F1 जनरेशन और ये F2 जनरेशन, तो F1 जनरेशन में 100% हाइब्रिड थे और 50% नॉर्मल और 50% हाइब्रिड बने F2 जनरेशन में। तो इससे क्लियरली प्रूव हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए है उसका जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।